Hello students, my name is Siddharth Jain, Assistant Professor from Rajki Engineering College, Mainpuri. We will continue our lecture series of quantity estimation and construction management. This is fifth lecture. We will understand about the type of estimation in this lecture. Okay. Before understanding the types of estimation, we have to understand about some terms, estimation terms. Okay. टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन पढ़ने से पहले हमको थोड़े से टर्म्स देखने पड़ेंगे जो एस्टिमेशन से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन समझने के लिए ज़रूरी होते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है, सबसे पहले चीज़ आती है प्लॉट एरिया. हमें एरिया समझने होंगे, किस एरिया में कंस्ट्रक्शन होता है, किस एरिया को हम एस्टिमेशन में इंक्लूड करते हैं, किस चीज़ को हटाते हैं. ओके. और किस कंस्ट्रक्शन में जब एस्टिमेट करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो किस एरिया को हटाना होता है, किस एरिया को इंक्लूड करना होता है, या किस एरिया को हमें एस्टिमेशन में लाना होता है. सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट एरिया की. प्लॉट एरिया सिंपल वो एरिया होता है जो हमारी लैंड है, जिस लैंड में हमें कंस्ट्रक्शन करना है, वो नहीं, जो हमने लैंड खरीदी हुई है, ओवरऑल लैंड, उसको बोलते हैं प्लॉट एरिया. ओके. देन आता है प्लिंथ एरिया. प्लिंथ एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर एक्चुअल में हमको कंस्ट्रक्शन काम करना है, जहाँ हमें घर बनाना है. हम ज़रूरी नहीं कि पूरे प्लॉट एरिया में, सारे प्लॉट एरिया में ही घर बनाए. हमें उन जगह पे कंस्ट्रक्शन करना होता है, कुछ जगह को छोड़ देना होता है फॉर सेफ्टी रीजन्स, फॉर अदर रीजन्स. सो द प्लिंथ एरिया, द एरिया जहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन करना है, उस लैंड का कुछ पार्ट या थोड़ा ज़्यादा पार्ट, कुछ एरिया को छोड़ के जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है. ठीक. हम फिगर से समझेंगे सारी चीज़ों को. अब प्लिंथ एरिया में भी हम काफ़ी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को हटाते हैं, कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेशन. ठीक. हम प्लिंथ एरिया में सभी चीज़ एरिया को प्लिंथ एरिया नहीं मानते हैं, कुछ चीज़ों को हटाना ही पड़ता है जो मेन स्ट्रक्चर से अलग हो. ओके. प्लिंथ एरिया. ओके. तो किस चीज़ों को हटाते हैं हम या किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में? हम प्लिंथ एरिया में एरिया ऑफ वॉल्स को इंक्लूड करते हैं. व्हाट इज द एरिया ऑफ वॉल्स? द एरिया, जो वॉल, जो वो एरिया हम देखो, जो प्लॉट एरिया पढ़ रहा है, प्लिंथ एरिया पढ़ रहा है, ये सारे एरिया हम प्लान लेवल के बेसिस से पढ़ रहे हैं. हम प्लान देखेंगे सभी का, और प्लान से जो एरिया निकलेगा उसको एक्लूड करेंगे. हम सभी का प्लान बनाएंगे. जैसे हमने जो प्लॉट एरिया बनाया, दिस इज अ प्लान फॉर अ प्लॉट एरिया. Let's say this is a 10 meter, this is 5 meter. This is the overall area of a land which is called as a plot area, जो हमने ओन किया है, खरीदा है, या फिर हमारे पास है. अब हम इसमें से जितने एरिया में कंस्ट्रक्शन करेंगे उस एरिया को प्लिंथ एरिया बोलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को हटा भी सकते हैं. जैसे वो चीज़ जो हमारे एक पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर से अलग बनेगा, उसका फाउंडेशन, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है हमारे जो रहने वाले एरिया है उसके थोड़ा सा, तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं हम प्लिंथ एरिया से. क्यों करते हैं? क्योंकि वो दूसरी चीज़ है, उसका एस्टिमेशन दूसरी तरीके से होता है, अलग तरीके से होता है, अलग वे से होता है. ठीक. तो हम ये, दिस इज प्लॉट एरिया, दिस इज कॉल्ड एज ए प्लॉट एरिया, दिस इज ओवरऑल एज ए प्लॉट एरिया. हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लॉट एरिया, दिस इज प्लॉट एरिया. अब हम इस एरिया में जितने एरिया में हम अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए हम बाउंड्री पे थोड़ी सी जगह छोड़ दे रहे हैं, आगे थोड़ी ज़्यादा छोड़ दे रहे हो, इतने एरिया में हम केवल अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, तो इस एरिया को हम प्लिंथ एरिया कहेंगे. लेकिन हम इसमें से कुछ चीज़ों को हटाएंगे जो मेन स्ट्रक्चर से अलग बनती है या मेन स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई नहीं होती हैं. तो उससे पहले, हटाने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं जो इसमें इंक्लूड करते हैं. जैसे प्लिंथ एरिया में एरिया ऑफ वॉल्स इंक्लूड करते हैं. एरिया ऑफ वॉल्स यानी कि ये जो वॉल्स हमारे पास जा रही हैं, इंटरनल वॉल जो भी जा रही हैं, इन सारी वॉल्स का जो ऊपर से प्लान एरिया दिख रहा है, दिस इज ए थिकनेस, दिस इज ए लेंथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एरिया निकलेगा उसको इंक्लूड करते हैं. तो एरिया ऑफ वॉल्स हम इंक्लूड करेंगे किसमें? प्लिंथ एरिया में. सेकेंड थिंग, जो पोर्च होता है हमारे पास विथ सपोर्ट. अब पोर्च क्या होता है? पोर्च यानी कि जो मेन डोर होता है उसके आगे थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है फॉर द पार्किंग, फॉर द सिटिंग पर्पज़, उसको हम पोर्च एरिया बोलते हैं. अब पोर्च एरिया विद द सपोर्ट, पोर्च एरिया एक रूफ दी जाती है, उसमें हम सपोर्ट दे सकते हैं, कॉलम दे सकते हैं, तो उसको इंक्लूड करेंगे, या फिर कैंटिलीवर दे सकते हैं. इस कैंटिलीवर पोर्शन को, कैंटिलीवर पोर्च को हम इंक्लूड नहीं करते, उसको हम हटा देते हैं. तो पोर्च एरिया को हम विद सपोर्ट को हम अपने प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर हमारे प्लिंथ एरिया से जुड़ा हुआ है. ओके. देन एसी डक्ट हम निकालते हैं अपने घर में, एसी लगाते हैं तब, तो उसको इंक्लूड करते हैं. लिफ्ट रूम को इंक्लूड करते हैं, जो लिफ्ट
हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द मेगा स्ट्रक्चर और बड़े स्ट्रक्चर में जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, उसके लिए हम लिफ्ट रूम इंक्लूड करते हैं। अब किस चीज़ों को हटाते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो हम कुछ चीज़ों को हटाते भी हैं, कुछ चीज़ों को हटाते हैं, जैसे कोर्ट यार्ड जहाँ पे एक बगीचा टाइप का दे दिया थोड़ा सा, जहाँ बैठते हैं सभी लोग, वो अपने मेन स्ट्रक्चर से, मेन जो स्ट्रक्चर होता है उसको अलग होता है, जिसे कोर्ट यार्ड बोल देते हैं। तो उस कोर्ट यार्ड को हम अपने स्ट्रक्चर से हटा देते हैं। ओके, तो इंटरनल शाफ्ट, कोई शाफ्ट दी गई हुई जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो ये 2 मीटर स्क्वायर काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, जो हमारे घर में जो एरिया है उसमें दिक्कत देगा रहने देने या सामान में, तो उस एरिया को हम अपने प्लिंथ एरिया में हटा देते हैं। ओके, तीसरा आता है स्पायरल स्टेयरकेस। स्पायरल स्टेयरकेस वो केसेस होती हैं जहाँ पर हमारा घर की जगह कम होती है या हमको टेम्परेरी स्टेयरकेस देनी होती है। ये स्टील की बनती है तो इसको स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग रखा जाता है, तो इसको हम प्लिंथ एरिया में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, प्लिंथ एरिया द एरिया जहाँ पर हम अपना कंस्ट्रक्शन काम करते हैं विद द लेवल ऑफ प्लिंथ, उसको प्लिंथ एरिया बोलते हैं। प्लिंथ एरिया में कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे एरिया वॉल, पोर्ट्स विद सपोर्ट्स, एसी डक्ट, लिफ्ट रूम, और किस चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं वो है हमारे पास कोर्ट यार्ड, इंटरनल शाफ्ट एंड द स्पाइरल स्टेयरकेसेस। नाउ अदर कुछ टर्म समझते हैं। सबको एक आता है कारपेट एरिया। ओके, द कारपेट एरिया विच इज़ यूज फॉर द सिटिंग, लाइंग। ओके, जो हमारे पास अल्टीमेटली जहाँ हम सोते हैं बैठते हैं उस एरिया को कारपेट कहते हैं। जैसे हमारा बेडरूम, ड्राइंग रूम, जहाँ पर हम डाइनिंग रूम, जहाँ पर बैठते हैं, बातें करते हैं, सोते हैं, उस एरिया को यूजेबल एरिया, उस एरिया को हम कारपेट एरिया कहते हैं। ओके, दूसरा आता है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया वो एरिया होता है जिसमें हम एरिया ऑफ वॉल्स को हटा देते हैं। हम प्लिंथ एरिया में एरिया ऑफ वॉल्स को कंसीडर करते थे, थिकनेस ऑफ द वॉल एंड द लेंथ मल्टीप्लाई करते थे, जो एरिया निकलते थे उसको इंक्लूड करते थे, लेकिन जो फ्लोर एरिया में हम उसको हटा देते हैं। एक्चुअल में फ्लोर एरिया बताता क्या है? फ्लोर एरिया वो चीज़ बताती है जो एक्चुअल स्पेस हमारे घर पर बचता है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हमारे पास कॉलम वॉल्स का एरिया रहता है, तो उस एरिया को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तो वॉल्स का है। तो उस एक्चुअल एरिया को जिसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ के कारण, तो उसको हम फ्लोर एरिया बोलते हैं। अल्टीमेटली ये कैसे निकलता है? जो प्लिंथ एरिया हमारे पास आ रहा है उसमें हम एरिया वॉल्स को माइनस कर देंगे, तो जो एरिया बचेगा हमारे पास वो फ्लोर एरिया कहलाएगा। ओके, अब सेटबैक एरिया हम कुछ एरिया छोड़ देते हैं अपने घर के आगे, जिसमें हम घर के अंदर और बाहर जा सकें। वो ईजी मूवमेंट ईजी मूवमेंट हम घर में कर सकें, और वेंटिलेशन पर्पजेज़ के लिए हम कुछ एरिया छोड़ देते हैं जिससे हवा और रोशनी आती रहे, उसको बोलते हैं सेटबैक एरिया। ठीक, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है प्लिंथ एरिया पे। ज़रूरी नहीं कि हर जगह दिया जाए। जहाँ प्लिंथ एरिया हमारे पास ऊंचा है प्लिंथ पर, और जो क्लमसी एरिया है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, जोन पे डिपेंड भी करता है सेटबैक एरिया कितना छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना है। देन सर्कुलेशन एरिया, वो एरिया जहाँ पर हम चलते हैं, जहाँ से आना जाना बना रहता है, उसको सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं। जैसे स्टेयर्स हो गया, गैलरीज हो गई, बरंडा हो गया, पैसेज हो गया, लिफ्ट हो गया, जिसमें मेनली काम होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर लोड भी ज़्यादा होगा, तो लोड होने के कारण उस एरिया को जहाँ से हम जनरली पास करते हैं तो उसको सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन चीज़ों का एस्टिमेशन में यूज़ होता है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो सर्कुलेशन एरिया क्या है? वो एरिया जो यूज़ होता है मूवमेंट के लिए, अंदर और बाहर जाने के लिए, जो सर्कुलेशन एरिया बोलते हैं, जैसे बरंडा, पैसेज, गैलरीज, लिफ्ट, स्टेयरकेस एटसेट्रा। ओके, नाउ अब हमने कुछ एरियाज़ के बारे में समझ लिए हैं, अब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स के बारे में और समझ लेते हैं, जैसे लम्प सम कॉस्ट एंड लम्प सम आइटम्स। अब लम्प सम कॉस्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। हम किसी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि आपको ये एक घर बनाना है, तो वो बोलता है कि सर इतना इतना लमसम आपका पैसा लग जाएगा। अब लमसम एरिया क्या है? लमसम पैसा क्या है? लमसम एक अंदाज़ा फिक्स अमाउंट बोल सकते हैं, एक अंदाज़ा अमाउंट बोल सकते हैं जो एक्चुअल अमाउंट से थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, लमसम अमाउंट बोल सकते हैं कि इतना पैसा हमारा फॉर द लाइट के लग सकता है, इलेक्ट्रिफिकेशन में इतना पैसा लग जाएगा, वाटर के लिए इतना पैसा लग जाएगा, वो लमसम अमाउंट बोल देते हैं कि इतना पूरे कंस्ट्रक्शन के इतना परसेंटेज पैसा लग रहा है, वो लमसम अमाउंट है। ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, ये वेरी कर सकता है एक रेंज पे, ये बढ़ भी सकता है एक्चुअल से, ये कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से लमसम मान रहे हैं। ये हम निकालते कैसे हैं? ये निकलता है एक्सपीरियंस से। जितने कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं उस कंस्ट्रक्शन में हम देखें कि वहाँ कंस्ट्रक्शन में इस पर्टिकुलर थिंग के लिए कितना पैसा लगा,
तो वो लमसम अमाउंट हो गया। अब उसी उतना पैसा दूसरी जगह भी लग सकता है, तो वो लमसम अमाउंट बोल देते हैं। ये हम करते हैं टेम्परेरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के लिए। जो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में आगे पढ़ेंगे हम, उसके बारे में समझेंगे। तो लमसम कॉस्ट क्या, जो एक्चुअल कॉस्ट से अलग हो, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा या किसी के द्वारा अंदाजे से बनाई गई है, उसको बोलते हैं लमसम कॉस्ट। ठीक, अब लमसम आइटम, जो आइटम जो लमसम बोल सकते हैं, हर किसी को हम लमसम नहीं बोल सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ को ही हम बोल सकते हैं और किसी चीज़ की यहाँ फिक्स वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो कुछ चीज़ों की, जिस चीज़ों के लमसम अमाउंट हम बता सकते हैं, उसको बोलते हैं लमसम आइटम। तो जनरली जो कंस्ट्रक्शन यूज़ होता है, छोटा कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर लमसम अमाउंट हम कुछ लमसम आइटम कुछ डिफाइन कर देते हैं। तो लमसम अमाउंट की रेंज हमारे पास लिखी हुई है, हम समझ लेते हैं। पहला लगता है कि वर्क चार्ज, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज। जब कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमें कुछ इस्टेब्लिशमेंट करनी होती है, कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने होते हैं जिससे हमारा काम चलता रहे। तो उस वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में, जिसमें जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर के अलावा जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपनी मीटिंग्स वगैरह बैठते हैं, उसको बोलते हैं वर्क इस्टेब्लिशमेंट। तो वर्क इस्टेब्लिशमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन हमारा 1.5 से 2% होता है, 1.5% से 2% तक। क्या परसेंटेज? टोटल कॉस्ट का। दिस इज फॉर टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का हमारे पास होता है। उसी तरीके से कंटीजेंसीज वो अमाउंट होता है, हो सकता है कहीं कहीं पे हमारा जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा किसी चीज़ में हो जा रहा है। हमने माना था कि किसी के लिए कम पैसे 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस ज़्यादा के लिए कुछ अमाउंट रखना पड़ता है। या कोई पर्टिकुलर थिंग, जैसे कोई बीम या कॉलम में कोई चीज़ हमारी बिगड़ जाती है, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें अमाउंट और चाहिए, तो उसको पहले से ही हम एस्टिमेट में इंक्लूड करते हैं। इसको बोलते हैं कंटिजेंसी अमाउंट। तो इसको हम अपने बजट में, अपने एस्टिमेट में 3 से 5% रखते हैं और टोटल अमाउंट का कंटिजेंसी चार्ज बोलते हैं। ओके। तीसरा आता है इलेक्ट्रिफिकेशन। जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है, जो वायर्स बिछाए जाते हैं, जो होल्डर्स, जो बल्ब लगाए जाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, उस इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज को भी हम एक परसेंटेज में रखते थे, लमसम में 8% के हिसाब से। देन आता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी। वाटर सप्लाई जो हमें कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए और बाद के लिए चाहिए, उसको भी 8% के अराउंड ले लेते हैं। और टूल्स एंड प्लांट्स, हम कंस्ट्रक्शन के लिए टूल्स भी लेने पड़ेंगे, जिस टूल से हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, बैचिंग प्लांट, मिक्सिंग प्लांट, तो उन प्लांट्स के भी पैसे, ये पैसे हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने उसमें। वो होता है 1 से 1.5%। ठीक, तो ये लमसम आइटम और लमसम कॉस्ट के बारे में समझा हमने, जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में जनरली हम बनाते हैं, जो हमें एक्सपीरियंस से पता पड़ता है कि इतना पैसा इसमें लगेगा। अब कोई भी एस्टिमेट पास होता है किसी जगह से, किसी डिपार्टमेंट से, तो कुछ सैंक्शंस होते हैं, कुछ परमिशंस हमें देनी पड़ती हैं, कुछ लेनी पड़ती हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो परमिशंस 3 तरीके की होती है जनरली: एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन, टेक्निकल सैंक्शन एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन। ओके, इन सेक्शन होते हैं, इन बारे में समझते हैं। पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, सबसे सही से स्टार्ट होता है, देन इसके बाद टेक्निकल, देन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। ये क्या होता है? हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका कुछ एस्टिमेट बनाना होता है छोटा सा, जिसको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोलते हैं। उस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को देख के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो किसी डिपार्टमेंट पे होता है, वो देखता है कि हाँ, इसके लायक हम कर सकते हैं, ये ठीक ठाक है, हमें ज़रूरत है इसकी, इस प्रोजेक्ट की, इस चीज़ की यहाँ पर नीड है, तो उसको सैंक्शन कर देते हैं। तो वो जो एक पास देता है, एक अप्रूवल देता है, एक फॉर्मल अप्रूवल देता है फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। अब नाम समझ में आ रहा है, ये देता कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही देता है फॉर द प्रोजेक्ट। देन द टेक्निकल सैंक्शन। अब जो एस्टिमेट बना है, उसको टेक्निकल टीम, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में होती है, वो देखेगी कि जो एस्टिमेट है वो सही है, जो डिज़ाइन है प्रोजेक्ट की वो सही है, वो सही बनी हुई है, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। आफ्टर जो सारे एस्टिमेट करने के बाद, सारे डिज़ाइन देखने के बाद, वो एनालिसिस करती है कि ये सही है। गलत होती है तो सैंक्शन नहीं देती है, सही होती है तो आगे पास कर देती है, और वो चली जाती है एक्सपेंडिचर सेक्शन पे। ठीक, ओके। टेक्निकल सेक्शन क्या करता है? डिज़ाइन और एस्टिमेट को देखती है और उसको पता करती है वो सही है कि नहीं है, उसको पास करती है। इसको बोलते हैं हम टेक्निकल सैंक्शन।
देन आता है एक्सपेंडिचर सेक्शन। एक्सपेंडिचर से मतलब अब इन दोनों ने पास कर दिया है, दोनों डिपार्टमेंट में, अब पैसे वाली बात होगी। जितना फंड आया है हमारे पास, जो फाइनल एस्टिमेट बना है, जो डिटेल एस्टिमेट करने के बाद जो पर्टिकुलर पैसे आया है, अब वो डिपार्टमेंट देखिएगा कि इतना पैसे हमारे पास है, उसके बाद इतना बजट होता है, उतना पैसा होता है, उतना खर्च कर सकता है, तो वो पास कर देती है और कह देती है हाँ इस पैसे में काम हो सकता है। देन वो हम कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दे देती है, वो स्टार्ट हो जाता है अपना काम करना। ओके, तो 3 तरीके की हमें सैंक्शन लेनी पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। इसमें हमको 2 तरीके के एस्टिमेट बनाने होते हैं जो हम टाइप ऑफ एस्टिमेट में पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक होता है तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट स्टार्टिंग में बनाना पड़ता है लमसम कॉस्ट और बहुत सारी चीज़ें देख के, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन देखता है, यहाँ पर देखता है, ये पास करता है। उस पास के बाद हमको डिटेल एस्टिमेट बनाना पड़ता है और डिज़ाइन देनी पड़ती है, तो टेक्निकल सेक्शन पास करता है। इस टेक्निकल सेक्शन पास करने के बाद जो हमारी डिज़ाइन है, जो हमारा एस्टिमेट है, वो एक्सपेंडिचर सेक्शन के पास जाता है। वो चेक करता है कि इतना जो बजट है, जितना एस्टिमेट आया है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, उतना पैसे हमारे पास हैं कि नहीं। अगर उसके पास पैसे होते हैं तो वो उस पैसे को दे देती है और देन हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। उसको दे देते हैं, बोल देते हैं आप लोग का प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए। तो इन 3 तरीके के सेक्शन हम ध्यान रखेंगे, 3 तरह सेक्शन करने पड़ते हैं किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। नाउ अब कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट ले लिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट लेने के बाद स्टार्ट करता है, लेकिन स्टार्ट करता है, काम करता है। उस काम करने के बाद कुछ कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम समझ लेते हैं क्योंकि वो ज़रूरी होता है हमारे एस्टिमेट के लिए। जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट रहता है नॉर्मल वर्क के लिए, वो होता है 10% के आसपास। बट फॉर द लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन the profit becomes 8% and for the small job construction the profit remains 15%। ज़्यादा कम क्यों है? क्योंकि लार्ज स्केल जॉब के लिए जो एस्टिमेशन होगा वो बड़ा होगा, और बड़े के हिसाब से मतलब लार्ज अमाउंट होगा, लार्ज अमाउंट के हिसाब से जो 8% अमाउंट निकलेगा वो भी ज़्यादा होगा। बट द स्मॉल कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट होगी एस्टिमेट की वो छोटी होगी, और छोटी के हिसाब से पैसा उसको उतना ही चाहिए, तो उसके लिए प्रॉफिट उसका बढ़ाना पड़ता है। थोड़ा सा याद रखना पड़ता है क्योंकि एस्टिमेट हमें बनाना होगा, एस्टिमेट में इनको भी ऐड करना होगा क्योंकि उनका प्रॉफिट भी देना है हमको। ओके, देन हम अब आते हैं मेनली टाइप ऑफ एस्टिमेट के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। फर्स्ट इज अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के पहले बनाना होता है। दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट, जो हमको टेक्निकल सेक्शन के पहले बनाना होता है फॉर द पासिंग ऑफ टेक्निकल सेक्शन। अब इन दोनों को बनाना क्यों होता है? अब अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट बनाना है तो हम अप्रॉक्सीमेट नाम लिखा है मतलब अप्रॉक्सीमेशन से बनाते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। क्यों बनाते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर पास करेगा इसके लिए, अगर पहले ही हम मेहनत कर लें तो मतलब नहीं है। ठीक, तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अप्रॉक्सीमेट और डिटेल। हम आज अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में समझेंगे, उसके टाइप के बारे में समझेंगे, देन डिटेल एस्टिमेट के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट समझते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है। वो एस्टिमेट जो अप्रॉक्सीमेटली बनाया जाए, किसी चीज़ को देख के बनाया जाए और दूसरे कंस्ट्रक्शन को देख के बनाया जाए। किसी कोई एक लोकेलिटी एरिया होता है जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस लोकेलिटी एरिया में दूसरे कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, वो किस रेट पे किए गए हैं, वो किस पैसे में किए गए हैं, उस हिसाब से हमको अपनी जगह का एस्टिमेट बनाना, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट। अब ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अप्रॉक्सीमेट अंदाजे से बनाए गए होते हैं। अब अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट पहला टाइप होता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ये क्या है? अब हमें जो लोकेलिटी चूज की है, जिस लोकेलिटी में हमको कंस्ट्रक्शन करना है, उस लोकेलिटी में कुछ कंस्ट्रक्शन पहले से ही हो चुका होगा। ठीक, तो उस लोकेलिटी में जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है, वहाँ कंस्ट्रक्शन पे हम जाते हैं, वहाँ पता करते हैं कि वहाँ पर क्या कितना पैसा लगा है विद रिस्पेक्ट टू द प्लिंथ, कि प्लिंथ एरिया रेट क्या है। माना कि हम उसमें जो प्लिंथ एरिया था, उसका जो प्लिंथ एरिया जो अप्रॉक्सीमेट प्लिंथ एरिया में कंस्ट्रक्शन किया गया, उसमें कुछ पैसे लगे, उस पैसे को उस एरिया से डिवाइड कर लिया गया, जो रेट आ गई, उस रेट के बिहाफ पे अपने कंस्ट्रक्शन में हमने जो एस्टिमेट किया उसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ओके, तो लेकिन ये वैलिड नहीं है, क्योंकि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में उसने किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है, आप किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, इस चीज़ पर डिफर कर जाता है। तो ये एक अप टू लेवल तक सही नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट के लिए हम मान लेते हैं। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट हम कह सकते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज अ प्लिंथ एरिया ऑफ अ लोकेलिटी मल्टीप्लाई बाय द रेट पर प्लिंथ एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ दिस लोकेलिटी। ओके, देन दूसरा जो एस्टिमेट आता है
इन द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट वो होता है हमारे पास क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। व्हाट इज द क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट? क्यूबिकल कंटेंट इससे थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन इतना हद तक नहीं, एडवांस है। अब इस प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में एक चीज़ दिक्कत और होती है कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में ये पता नहीं हो पाता है कि अगर हमने कहीं कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, किसी लोकेलिटी में दूसरी जगह देखा, वहाँ पर जो प्लिंथ एरिया बनाया, बट उसने सिंगल स्टोरी बनाई कि डबल स्टोरी बनाई। उसने मान ली सिंगल स्टोरी बनाई और आप अपना एस्टिमेट जो आप बना रहे हो अपने कंस्ट्रक्शन के लिए वो डबल या ट्रिपल स्टोरी है, तो आपका बजट ज़्यादा चला जाएगा। तो ये यहाँ पर चीज़ लैग कर जाती है, यहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है। उस चीज़ को यहाँ पर क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट में सही कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं। क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट में हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं लोकेलिटी में ही जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्यूबिकल वैल्यू कितनी है, मतलब कि 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ में कितना पैसा लगा हुआ है। इससे ये समझ में आ जाता है कि अगर उसने 1 फ्लोर बनाई है तो आप 2 फ्लोर की कर सकते हो, क्योंकि क्यूबिकल है। बट यहाँ ड्रॉबैक ये है कि वो किस क्वालिटी का काम कर रहा है, आप किस क्वालिटी का काम कर रहे हो। ओके, जैसे क्यूबिकल कंटेंट मेथड में समझ लेते हैं कि मान लिया उसने एक सिंगल स्टोरी का बनाया, ठीक, उसका पैसा कुछ लगा, X रुपये लगा मान लिया, तो हम दूसरी स्टोरी अपनी जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसी एरिया में, लेकिन डबल स्टोरी कर रहे हैं, तो क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से वो 2x हो जाएगा, क्योंकि हम क्यूबिकल कंटेंट निकाल रहे हैं। लेकिन वो चीज़ प्लिंथ एरिया में हम नहीं कर सकते। अब सिंपल उसी तरीके से क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट होगा, वो इक्वल टू हो जाएगा क्यूबिकल कंटेंट जो हमारा आ रहा है मल्टीप्लाई बाय द क्यूबिकल कंटेंट रेट और दैट लोकेलिटी। ओके, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो दो तरीके के अप्रोक्सीमेशन में 2 टाइप समझ लिए हैं, आगे समझते हैं। ठीक, अब 2 और मेथड होते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में। पहला होता है तीसरा होता है टिपिकल बे मेथड, और फोर्थ होता है सर्विस यूनिट एस्टिमेट। ये थोड़े से और सही कह सकते हैं, लेकिन उतने सही नहीं है। टिपिकल बे मेथड समझते हैं। टिपिकल बे मेथड में समझने पहले से बे समझ लेते हैं, बे क्या होता है। तो बे इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है कोई लोकेलिटी में, तो उसमें ये कॉलम्स है हमारे पास, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। हमारे पास ये हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, ये बीम्स हैं, ये कॉलम्स हैं। तो दिस इज द बे। ये जो 2 कॉलम के बीच की जगह होती है उसको बोलते हैं, तो ये 1 बे हो गया, 2 बे हो गया, दिस इज 3rd बे। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हमारा 3 बे का है, तो हम पर बे के हिसाब से पैसा देख लेते हैं कि पर बे के हिसाब से उसने कितना एस्टिमेट बनाया गया है। उसी हिसाब से हम अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं कि नंबर ऑफ बेज कितने हैं, और दूसरी उसी लोकेलिटी में नंबर ऑफ बेज का रेट क्या है, पर बे रेट क्या है, उस रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपने हम एस्टिमेट कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ये ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ क्वालिटी का हम नहीं कर सकते, क्वालिटी की इंश्योर नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये चली जाती है। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के हिसाब से सही है। देन लास्ट आता है सर्विस यूनिट एस्टिमेट। व्हाट इज द सर्विस यूनिट एस्टिमेट? अब हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम अगर कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई स्कूल बना रहे हैं, उसके हिसाब से देखेंगे, इसका एस्टिमेट अलग होता है। कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं तो वहाँ पे कितनी सर्विस कर रहे हैं, यानी कितने नंबर ऑफ बेड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई एक स्कूल बना रहे हैं तो स्कूल में कितनी नंबर ऑफ क्लासरूम कर रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे। तो अगर हम किसी जगह पर सर्विस, हम किसी जगह पर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो उस लोकेलिटी में कोई दूसरा हॉस्पिटल बना हुआ है, उस हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ बेड्स यूज़ किए गए हैं। मान लिया वहाँ 50 नंबर ऑफ बेड्स यूज़ किए गए हैं, तो पर बेड पे वहाँ उस हॉस्पिटल बनाने में कितना खर्चा हुआ। देन हम बना रहे हैं 100 बेड्स का, तो पर बेड का मल्टीप्लाई कर दिया गया 100 बेड्स में जो एस्टिमेट आया, जो पैसा आया, उसको बोल देते हैं अपना एस्टिमेट सर्विस यूनिट एस्टिमेट। ओके, तो उसी तरीके से हम अगर स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं, पर स्टूडेंट्स पे कितना खर्चा आया वो स्कूल बनाने में, और हम अपने स्कूल बना रहे हैं वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को बना रहे हैं, तो पर स्टूडेंट पे जो खर्चा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो अमाउंट आता है उसको बोल देते हैं कि हम वो सर्विस यूनिट एस्टिमेट है, या फिर वो हमारे स्कूल के लिए एस्टिमेट बन गया। तो हमने एक तरीके से टाइप ऑफ एस्टिमेट समझ लिए फॉर द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। हम इसको एक दोबारा समझ लेते हैं। 4 तरीके के अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट हमने पढ़े हैं। पहला है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, दूसरा है क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, तीसरा है
टिपिकल वे और फोर्थ है सर्विस यूनिट एस्टिमेट। ये चारों एस्टिमेट ठीक हैं अप्रॉक्सीमेट के लिए, बट सभी में ड्रॉबैक्स हैं। तो हम इन चारों को करते हैं फॉर द अलग अलग पर्पज़। अगर कोई सिंगल स्टोरी है तो प्लिंथ एरिया देखेंगे, बड़े ज़्यादा स्टोरी बनाने मल्टीपल तो क्यूबिकल देखेंगे, सर्विस देखना है तो सर्विस देखेंगे, और जो टिपिकल वे है तो बे देखेंगे। लेकिन ये सारे जो मेथड्स वो अप्रॉक्सीमेट में आते हैं, और ये मेथड्स हम एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन को पास करने के लिए करते हैं। उसके बाद हमको इस मेथड का यूज नहीं, इस एस्टिमेट का यूज़ नहीं होता है। हमारा पास हो गया है, हमको चाहिए, उसकी नीड है, तो हम उस एस्टिमेट को कन्वर्ट करते हैं डिटेल एस्टिमेट में। डिटेल एस्टिमेट को हम अगली क्लास में समझेंगे, वो डिटेल एस्टिमेट कौन कौन टाइप के होते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन भी देखेंगे हम। इसी तरीके एक नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से होता है। तो डिटेल एस्टिमेट में जाते हैं, फिर वो टेक्निकल सैंक्शन पास करता है। टेक्निकल सैंक्शन पास करने के बाद टेक्निकल सैंक्शन देखता है कि उस डिज़ाइन में कुछ एस्टिमेट में कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो नहीं है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बजट से ज़्यादा चली जाती है तो बाद में दिक्कत करती है। अगर डिज़ाइन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है तो हमारे पास स्ट्रक्चरल लॉस का परेशानी होती है। तो हम टेक्निकल सेक्शन उसको देखती है, देन एक्सपेंडिचर सेक्शन पर जाके वो पास हो जाती है और हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाती है। और उसके तरीके से हमने अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट समझा, 4 तरीके एस्टिमेट समझे हैं। तो इस तरीके समझा। अब मैं एक बार दोबारा रिव्यू कर देता हूँ आपको। सबसे पहले टर्म की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने प्लॉट एरिया समझा। प्लॉट एरिया जो लैंड हमारे पास होती है उसको प्लॉट एरिया बोलते हैं। प्लॉट एरिया बोलते हैं उस प्लॉट एरिया पे, जिस एरिया पे हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको प्लिंथ एरिया बोलेंगे। उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, वो चीज़ इंक्लूड करते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर में जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ एक्सक्लूड करते हैं जो स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग हैं। ओके, नाउ फिर हमने कारपेट एरिया समझा, जो यूजुअल एरिया होता है जहाँ पर सोते हैं और लेटते हैं उसको कारपेट एरिया बोलते हैं। फ्लोर एरिया, जो एक्चुअल एरिया जो हमको यूटिलाइज करना होता है उसको फ्लोर एरिया बोलते हैं, जिसमें वॉल की थिकनेस हट जाती है। सेटबैक एरिया, कुछ एरिया को छोड़ देते हैं वो वेंटिलेशन के लिए और मूवमेंट के लिए, उसको सेटबैक एरिया बोलते हैं। सर्कुलेशन एरिया, वो एरिया जहाँ पर हम अपना पैसेज करते हैं, आते जाते हैं, बैठते हैं और मूवमेंट ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन एरिया। देन लमसम कॉस्ट, जो कुछ कॉस्ट अंदाजे से बना दी जाती है किसी पर्टिकुलर थिंग की फॉर कंस्ट्रक्शन, उसको लमसम कॉस्ट बोलते हैं। फॉर द और लमसम आइटम, वो आइटम जो लमसम कॉस्ट से बिलोंग करते हैं उसको लमसम आइटम बोलते हैं। 3 टाइप के सेक्शन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड एक्सपेंडिचर। तीनों टाइप के सेक्शन को कराने होते हैं फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड दस उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा 10% फॉर नॉर्मल, लार्ज जॉब के लिए 8 और स्मॉल के लिए 15। 2 टाइप के एस्टिमेट होते हैं, अप्रॉक्सीमेट, डिटेल। हमने अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में आज समझा, 4 तरीके के एस्टिमेट। अगली क्लास में हम डिटेल एस्टिमेट के बारे में समझेंगे और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास के लिए इतने ही। थैंक यू।